नमस्कार, संजय न्यास का बहुत बहुत स्वागत है। हम पुनः उपस्थित हो गए हैं एक नए टेस्ट पेपर के साथ। हम जानते हैं कि हम उत्तराखंड डेली टेस्ट सीरीज कर रहे हैं और आज उत्तराखंड डेली टेस्ट सीरीज का चौथा टेस्ट पेपर है। और इस टेस्ट पेपर में हमेशा की तरह 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उत्तराखंड से संबंधित, जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए अति संभावी हो सकते हैं। तो ज्यादा बातें ना करते हुए आइए इस टेस्ट पेपर को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। चलिए, तो अब हम अपने पहले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, बोर्ड में आ जाएगा, और ये प्रश्न है कुलूत वंश के किस शासक की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। हमारे ऑप्शंस हैं शिव भवानी, चांगलेज, वीरयस या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, उत्तराखंड के इतिहास में हमने क्या सीखा था, जरा ध्यान दीजिएगा कि जब कुषाणों का पतन हो रहा था ना, तो इस कुषाणों के पतन में उत्तराखंड में कई छोटे छोटे राज्य पैदा हुए, जैसे मित्र राज्य, जैसे यौधेयों का राज्य, जैसे कुलूतों का राज्य, जैसे वार्षगण्य गोत्रीय वंश जैसे राज्यों की उत्पत्ति हुई। तो उसमें से ये कुलूत थे। तो कुलूत ना हिमाचल की कुल्लू घाटी में शासन कर रहे थे, और इनका एक राजा है जिसका नाम है वीरयस। तो वीरयस की कई ढेर सारी मुद्राएं मिली हैं, और इसकी एक मुद्रा में ना एक पंक्ति लिखी है इस प्रकार से, रानह, थोड़ा सा ज्यादा ही खराब हो गया ना, तो रानह कुलूतस वीरयसश, ये पंक्तियां लिखी हैं इस राजा की। तो इसीलिए हमारा जो कुलूत वंश का राजा का सही आंसर है वो है वीरयस। ठीक है, तो देखिए ये है इसकी व्याख्या, आप इसकी व्याख्या ले लीजिए और उसके बाद अगले चलते हैं अगले प्रश्न में, प्रश्न नंबर 2। तो जो प्रश्न नंबर 2 है, ये कहता है कि श्री एमपी जोशी ने अल्मोड़ा के द्वारहाट एवं बगवाली पोखर से प्राप्त उपकरणों को किस संस्कृति के समान माना है। पहला ऑप्शन है सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरा ऑप्शन है सुमेरियन सभ्यता, तीसरा ऑप्शन है बुर्जहोम सभ्यता और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से सभी विकल्प सही हैं। तो देखिए, पहली बात तो ये है ना कि जो नवपाषाण काल था, नवपाषाण काल, तो ये जो शुरू हुआ है ना, ये 4000 बीसी से स्टार्ट हुआ है, और इस टाइम पे मानव का जो जीवन है ना वो अधिक स्थायी हो चुका था, और उसके जो पाषाणकालीन उपकरण थे वो ज्यादा विकसित और सुडौल हो चुके थे। ठीक है, और इस टाइम पर ढेर सारे जो है उपकरण मानव के मिले हैं, और वो सभी उपकरण जो है पॉलिशदार हैं, यानी उनमें पॉलिश की गई है, पॉलिशदार हैं, और पूरे भारत में ये इनके उपकरण मिले हैं। और उत्तराखंड में ना ये जो अल्मोड़ा है, तो अल्मोड़ा में ये जो जनपद का जो बगवाली पोखर है, बगवाली पोखर, और इसके अलावा द्वाराहाट जो है, द्वाराहाट से भी ये उपकरण मिले हैं। अच्छा हाँ, एक बात और, पॉलिशदार उपकरण में जो सबसे फेमस है वो है पत्थर की पॉलिश वाली कुल्हाड़ी, और ढेर सारे इस काल के उपकरण हमारे यहाँ पे बगवाली पोखर और जो है द्वाराहाट से मिले हैं। और जो हमारे एमपी जोशी विद्वान हैं वो इन्हें कश्मीर की बुर्जहोम सभ्यता के समान मानते हैं। और एक खास बात और है कि नैनीताल जनपद से भी नवपाषाण कालीन कई उपकरण प्राप्त हुए हैं, इसलिए जो हमारा सही उत्तर है वो है सी। तो ये ले लीजिए इसकी व्याख्या, ये सामने व्याख्या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अगला प्रश्न है हमारा कि कुलिंद शासक गोमित्र की कितनी मुद्राएं वर्तमान तक प्राप्त हो चुकी हैं। तो पहला ऑप्शन है 4, फिर है 6, फिर है 54 और फिर है 52। तो ये गोमित्र है कौन, पहले इधर देखते हैं। तो देखिए, ये जो असल में ना कुलिंद राजा हैं, और ये जो कुलिंद शासक हैं, इनकी मुद्राओं को हमने 3 वर्गों में विभाजित किया है, अमोघभूति प्रकार, अल्मोड़ा प्रकार और छत्रेश्वर प्रकार। तो अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं के अंतर्गत राजा गोमित्र आता है। तो जो अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं हैं ना, तो इसमें से 4 मुद्राएं एक एक राजा की हैं। एक राजा का नाम है शिवदत्त, एक राजा का नाम है शिवपालित, एक राजा का नाम है हरिदत्त, और एक राजा का नाम है मौगभौत। तो इन राजाओं की एक एक मुद्रा मिली है, और ये मुद्रा अभी ब्रिटेन के एक संग्रहालय में स्थित है। बाद में महेश्वर प्रसाद जोशी को एक मुद्रा जिनका नाम शिवरक्षित राजा की है, ये मुद्रा जो है ये भी उसी संग्रहालय से मिली। तो इस प्रकार से 5 राजाओं की एक एक मुद्रा मिली है। बाद में ना ये जो बागेश्वर यानी कत्यूर घाटी है, यहां से 54 मुद्राएं मिली। तो इन 54 मुद्राओं में से एक जो है ये आसेक की है,
ठीक है ना, और एक शिवदत्त की है। और अब बची 52 मुद्राएं, तो ये 52 मुद्राएं जो हैं ये गोमित्र की हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से गोमित्र नाम के राजा की जो है कुल अब जो बची हैं 52, यानी कि घ आंसर हमारा सही है। तो ये इसकी व्याख्या है। और देखिए, अच्छा व्याख्या हमने नहीं दी है, जरूरत नहीं पड़ेगी। और अब बात कर लेते हैं आगे। अगला प्रश्न है, प्राचीन उत्तराखंड के एक महत्वपूर्ण राज्य कार्तिकेयपुर वंश की राजधानी कार्तिकेयपुर का एक अन्य प्राचीन नाम क्या प्राप्त होता है। तो देखिए, हमने ये सीखा था कि जो कार्तिकेयपुर है तो जोशीमठ के नजदीक कहीं पे अलकनंदा नदी की घाटी में इस वंश की राजधानी थी। फिर इन लोगों ने वहां पे 300 साल तक शासन किया, यानी कि 700 से लेके 1000 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद ये गोमती नदी की घाटी में आ गए और इन्होंने गोमती नदी की घाटी के इस इलाके को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया। उसका नाम कार्तिकेयपुर ही रखा। लेकिन उससे पहले इस जगह का नाम करवीरपुर भी प्राप्त होता है हमें, करवीरपुर। और बागेश्वर नदी की घाटी, ये जो गोमती नदी की घाटी है, हमें पता है कि बागेश्वर को गोल्डन वैली, अग्नितीर्थ, उत्तर का वाराणसी जैसे कई नामों से जानते हैं, जो पिछले प्रश्नों में हमने कर चुके हैं। तो इसलिए इसका जो सही उत्तर है ये बी है, कबीरपुर। और ये रही इसकी व्याख्या। चलिए, तो अगला 5वां प्रश्न आ गया कि उत्तर से दक्षिण उत्तराखंड की कुल चौड़ाई कितनी है। तो देखिए जरा ध्यान से, तो अगर हम उत्तराखंड को देखें जरा ध्यान से, तो उत्तराखंड कुछ इस प्रकार से है ना, इस ढंग का है। तो इसकी जो लंबाई है ये 358 किलोमीटर है। इसकी जो चौड़ाई है ये 320 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण। और इसका जो कुल क्षेत्रफल है ना वो 53,483 किलोमीटर स्क्वायर है। और ये देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 169% है। तो इसलिए जो हमारा राइट आंसर है उत्तर से दक्षिण, तो वो है हमारा 320 किलोमीटर। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न क्या कहता है, इसको भी देखते हैं। तो ये कहता है कि चंद शासक सोमचंद ने किस स्थानीय अधिकारी की सहायता से चंपावत में चंदवंश की नींव रखी थी या उसका चंद इलाके को जीता था। तो देखिए क्या है कि जब कत्यूरी राज्य में अव्यवस्था फैली हुई थी, तो ये हुआ था कि जो कन्नौज का राजा है उसने अपने भाई को, जिसका नाम सोमचंद था, यहाँ पे शांति स्थापित करने के लिए भेजा। तो सोमचंद ने ना ये जो चंपावत वाले इलाके में है यहाँ पे चंदवंश की स्थापना की। और यहाँ की उसने जो है एक महत्वपूर्ण अधिकारी जिसका नाम था कालू तड़ागी, तो कालू तड़ागी की सहायता से कई स्थानीय शक्तियों को कुचला था। और जो ठाकुर जोत सिंह नेगी है उनका यह भी कहना है कि जो कालू तड़ागी है, इन्हीं के नाम पर ये जो इलाका है वो कुमू और फिर कुमाऊं कहलाया। हालांकि इसके प्रमाण कम मिलते हैं। कुछ बातें ये भी कहते हैं कि कुमाऊं के लोग बहुत कमाऊ होते थे, बीडी पांडे कहते हैं ऐसा, तो इसलिए शायद इसको कुमाऊं कहते हैं। और कुछ लोग ये कहते हैं कि यहाँ पर भगवान विष्णु का जो है कुर्म अवतार हुआ था, तो ये क्षेत्र कुमाऊं कहलाया। तो खैर, तो कालू तड़ागी की सहायता से यहाँ पे एक द्रोणकोट का इलाका था, वहां के रावत राजा को हराया गया और धीरे धीरे इस इलाके में चंदवंश जो है स्थापित हो गया। तो इसलिए जो हमारा सही उत्तर है वो है बी, कालू तड़ागी। तो ये रही इसकी व्याख्या। चलिए, तो अगला प्रश्न के बारे में बात करते हैं कि शाहजहां के आदेश पर कांगड़ा के किस मुगल सूबेदार ने पवार शासक प्रतिपति शाह के विरुद्ध अभियान किया था। अजमत खां, ख्वास खां, हुसैन खां, नवाजत खां। तो देखिए क्या हुआ था ना कि जब महीपति शाह पवारों का शासक था, तो उस टाइम पर जो है मुगलों के साथ संबंध खराब हो गए थे। लेकिन अचानक से जब इसकी मृत्यु हो गई तो उसका छोटा बेटा मतलब अल्पायु शासक जो है पृथ्वी शाह गद्दी पर बैठा। और ये अच्छा मौका था पवारों को दबाने के लिए। तो इसके राज्यारोहण के समय शाहजहां ने अपने दूतों को भेजा, लेकिन उनका उचित सत्कार नहीं हुआ। तो शाहजहां क्रोधित हो गया और उसने एक बड़ी सेना यहां भेज दी। और इस सेना का जो नेतृत्व किया ना, ये कांगड़ा के मुगल सूबेदार नवाजत खां ने किया। इस युद्ध में नवाजत खां हार गया और रानी ने कड़ा संदेश देने के लिए मुगल सैनिकों के नाक कान काटने का आदेश दे दिए, जिससे वो इतिहास में नाक कटी रानी के रूप में प्रसिद्ध हुई। तो और नवाजत खां एक महिला से हारने के कारण बड़ा शर्मिंदा हुआ और उसने आत्महत्या कर ली। तो इसलिए हमारा जो सही उत्तर है वह है घ, नवाजत खां। और ये रही इसकी व्याख्या। चलिए, तो आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि गोरखा शासनकाल में ब्राह्मण दासियों को क्या कहा जाता था। तो पहला है कामी, दूसरा है सुनार, तीसरा है कठुआ और चौथा है नौ। तो देखिए, जब गोरखा काल स्थापित हुआ ना, तो उन्होंने क्या किया, बड़ी संख्या में लोगों को दास बनाया, सभी वर्गों को दास बनाया। तो इसमें अगर हम कामी के बारे में बात करें, जो शिल्पकार थे ना, जो शिल्पी थे, तो उनको वे लोग कामी कहते थे। जो सुनार थे उन्हें ये सुनवार कहते थे, सुनवार, ठीक है ना।
जो नाई थे ये इन्हें नौ कहते थे। इसी प्रकार से राजपूत दासों को ये लोग खशिया कहते थे और ब्राह्मण दासों को ये लोग कठुआ कहते थे। ठीक है ना, ब्राह्मण दासों को कठुआ कहते हैं। इसके अलावा ना जो सुंदर महिलाओं को ये अपने निजी भोग के लिए रख लेते थे वो और उनकी महिला उनके बच्चों को ना ये लोग केटी कहा करते थे, उनकी बेटियों आदि को केटी। तो इस प्रकार से तो ब्राह्मण दासों वाला जो हमारा प्रश्न है वो है हमारा कठुआ यानी कि सी। और ये रही इसकी व्याख्या। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। कवि कुमुदानंद ने पवार शासक सुदर्शन शाह द्वारा लिखे सवासार ग्रंथ को क्या कहा है? शास्त्र सार, दर्शन शास्त्र, कला शास्त्र, संगीत शास्त्र। तो देखिए जरा ध्यान से, पिछले पेपर सेट का ही क्वेश्चन है। असल में हम ना कोई कोई प्रश्न ऐसा देंगे जो पिछले पेपर सेट से संबंधित हो, ताकि हमें ये जांच सके कि हमें पिछला प्रश्न याद है कि नहीं है। तो देखिए हमने इसके बारे में तमाम बात की थी इस पुस्तक के बारे में कि ये बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो जो है इसमें जो ये ब्रज भाषा में लिखी गई है, इसके अलावा इसमें बहुत 7 भागों में विभाजित है। तो कवि भजन ने इसको क्या कहा है, या जो सुदर्शन शाह है उन्होंने अपने वंश को पवार वंश कहा है, पवार वंश की जानकारी की महत्वपूर्ण स्रोत है, आदि आदि। लेकिन अभी हम कंसाइज करते हैं। तो इसमें ना शास्त्र, जो कवि कुमुदानंद है उन्होंने इसको शास्त्रार्थ सार कहा है। इसका मतलब है शास्त्रों का सार। तो इसको देख लीजिए इसके बारे में, और ये इसकी पिछली ही वाली जो है व्याख्या है। और अगले प्रश्न में बात करते हैं कि किस अंतिम युद्ध के पश्चात गोरखों ने अंग्रेजों के साथ संधि को स्वीकार कर लिया था? बुटवल का युद्ध, लाल मंडी का युद्ध, मकवानपुर का युद्ध और अल्मोड़ा का युद्ध। तो देखिए हमने पिछले सेट में सीखा था कि बुटवल के प्रश्न पर जो है आंग्ल गोरखा युद्ध हुआ था, और ये युद्ध ना 1814 में शुरू हो गया था। ठीक है ना, और 1814 में शुरू हो गया था, तो 1815 तक आते आते गोरखों को पराजित कर दिया था अंग्रेजों ने। और 2 दिसंबर 1815 को सिंगौली की संधि हो गई, सिंगौली की संधि हो गई। और इस संधि के अंतर्गत गोरखा सेना ने अधीनता स्वीकार कर ली अंग्रेजों की। लेकिन इस संधि की पुष्टि या इसको मानने से नेपाल दरबार ने मना कर दिया, इसलिए अंग्रेज अब काठमांडू पहुंच गए। और ये जो ना काठमांडू के से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर मकवानपुर नामक जगह पर युद्ध हुआ, जिसे मकवानपुर का युद्ध कहते हैं। इसमें गोरखे पूर्ण रूप से पराजित हो गए। और उन्होंने ये युद्ध जो हुआ था ये 28 फरवरी को हुआ था, और जो समय लग गया था वो आ गया था आपका 1816। और इसके बाद 4 मार्च 1816 को अंग्रेजों ने पहले की जो संधि हुई थी सिंगौली, इसकी पुष्टि कर दी। और अब जो है गोरखों का उत्तराखंड से राज्य सदा के लिए खत्म, अंत हो गया। तो गोरखों ने लगभग 10 साढ़े 10 साल शासन किया ये जो पवार राज्य में, और चंद यानी कुमाऊं में जो शासन किया वो लगभग 1790 से लेके जो है ये 16 तक राज किया है ना, या 15 तक राज किया, 1700 या 1815 आ गया। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो सही उत्तर आ गया वो मकवानपुर है। तो मकवानपुर के युद्ध के बाद पूर्ण पराजय हो गई। तो ये ले लीजिए इसकी व्याख्या, ये है व्याख्या। और अच्छा एक बात और, कभी कभी ना बोलने में 17-18 हो जाता है, तो उस बात को ध्यान रखिएगा, उसको इग्नोर कर दीजिएगा। ठीक है, आप समझदार हैं। तो ये है इसकी व्याख्या। और अब आगे बढ़ते हैं कि गोविंद वल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो देखिए 1979 में भारत रत्न श्री गोविंद वल्लभ पंत की जो है स्मृति में अल्मोड़ा में इस संग्रहालय की स्थापना की गई है। तो उत्तराखंड के समाज, संस्कृति और तमाम चीजों संबंधित जो है, इतिहास संबंधित अनेक जो है धरोहरों को यहाँ पे संजोया गया है, और ये हमारा एक महत्वपूर्ण संग्रहालय है। तो ये छोटी सी इसकी व्याख्या ले लीजिए। और अब बात करते हैं आगे। तो 12वां प्रश्न है कि चौपाता का सूर्य मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो इसका आंसर है डी, पिथौरागढ़। तो पिथौरागढ़ में ना जो चौपाता का सूर्य मंदिर स्थित है, चौपाता गांव है असल में वहां पर ये, और ये बड़ा मान्यता प्राप्त गांव है। जो नई फसल होती है ना किसानों की, तो नई फसल का जो पहला अनाज है, प्रथम अनाज, तो स्थानीय कृषक जो हैं इस मंदिर को ही वो अनाज चढ़ा के आगे उसको भोग करते हैं, उसको भोग करते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा सही उत्तर है वो है पिथौरागढ़। और इसके अलावा यह है इसकी व्याख्या, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, चंपावत जनपद का प्रसिद्ध दिप्तेश्वर मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो पहला है काली नदी, दूसरा है गंडकी नदी, तीसरा है जगबुरा नदी, और अंत में है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए चंपावत में ना चंपावत में जो है सप्त मंडलेश्वर मंदिर है,
और असल में ये 7 मंदिर हैं, ठीक है ना। और इन 7 मंदिरों में से एक है दीप्तेश्वर मंदिर, दीप्तेश्वर मंदिर, एक है बालेश्वर मंदिर, बालेश्वर मंदिर, एक का नाम है क्रांतेश्वर मंदिर, क्रांतेश्वर मंदिर, एक का नाम है घटकेश्वर मंदिर, और एक का नाम है मानेश्वर मंदिर, और एक का नाम है ऋषेश्वर मंदिर, ऋषेश्वर मंदिर। तो गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 ऋषेश्वर मंदिर। तो क्या क्या लिख लिया हमने? दीप्तेश्वर है, बालेश्वर है, क्रांतेश्वर है, घटकेश्वर है, मानेश्वर है, ऋषेश्वर है, और एक मंदिर है ताड़केश्वर। ठीक है, तो ये इतने ढेर सारे 7 मंदिर हैं और ये चंपावत का सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है। तो देखिए ये जो दीप्तेश्वर मंदिर है ना, ये सप्तमंडलेश्वर मंदिर समूह का ही एक प्रसिद्ध मंदिर है और ये गंडकी नदी के किनारे है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण पौराणिक महत्व की नदी भी है, जिसको अलग से हम बात करेंगे। तो इसलिए हमारा सही उत्तर है ख, और ये रही इसकी व्याख्या। और आप बात करते हैं 14वें प्रश्न की ओर। तो भगवान शिव के किस गण ने उत्तर की काशी अर्थात बागेश्वर की स्थापना की थी? तो इसका सही उत्तर हमने पिछले प्रश्न में भी देखा था, चंडीस है। तो चंडीस ने ना उत्तर में एक दूसरी काशी बनाने की सोची और उन्होंने गोमती और सरयू नदी के मध्य में इसकी स्थापना की। और फिर भगवान शिव जब वहां आए तो उनकी जो स्तुति है ना, वो वाणेश्वर के रूप में की गई, वाणेश्वर में, और इस प्रकार से दूसरी काशी की स्थापना हुई। इसलिए बागेश्वर को उत्तर की वाराणसी, उत्तर की वाराणसी भी कहते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया हमारा डी, चंडी जो है गण। तो यह है इसकी छोटी सी व्याख्या। अब बात करते हैं आगे। उर्गम घाटी का सबसे प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? भविष्य बद्री, ध्यान बद्री, वृद्ध बद्री, बद्रीनाथ। तो देखिए तमाम सारे भगवान विष्णु को समर्पित पवित्र देवालय हैं। तो इसका जो सही उत्तर है ना, वो है हमारा ध्यान बद्री। तो जो ध्यान बद्री है उर्गम घाटी का सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है और इसकी विशेषता ये है कि ये पूरे वर्ष भर ये खुला रहता है और ये ना बडगिंडा ग्राम में स्थित है। तो इसलिए इस हमारा जो है ध्यान बद्री सही उत्तर आ गया। और ये इसकी कुछ विशेष बातें हैं। हाँ, एक बात ये भी देख लीजिए कि डिमरी जाति के ब्राह्मण जाति के लोग यहाँ पे ब्राह्मण पुजारी हैं। और आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर कि किस मंदिर के संबंध में धार्मिक मान्यता है कि उसके यज्ञ कुंड के आवरण खोलने वाले की मृत्यु हो जाती है? तो पहला है हमारा कोटेश्वर महादेव मंदिर, दूसरा है कालीमठ मंदिर, तीसरा है ऋषि रणजीत मंदिर और चौथा है अगस्त्य मुनि मंदिर। तो देखिए जो रुद्रप्रयाग हमारा जनपद है ना, तो वहां पर जो है ये मंदिर स्थित है। तो कहा जाता है कि दक्षिण से जब अगस्त ऋषि आए थे तो उन्होंने एक मंदिर की स्थापना की थी और उस मंदिर का नाम अगस्त ऋषि मंदिर पड़ा। ठीक है ना। और इस मंदिर की जो है विशेषता यह है कि यहाँ पे ना 12 वर्षों में एक बार एक महायज्ञ का आयोजन किया जाता है और इसके यज्ञ के कुंड को जो खोलता है तो कहते हैं कि वो ज्यादा लंबे समय तक नहीं जीता और जल्दी मर जाता है। तो इसीलिए इसका जो कुंड है ना, तो कहते हैं कि जो उनकी आयु बहुत ज्यादा हो जाती है या जो जीने की इच्छा नहीं रखते तो उन्हीं को इसको खोलने दिया जाता है। तो इसलिए जो हमारा सही उत्तर है वो है उत्तर डी। और अब बात करते हैं, यह है इसकी व्याख्या और आगे चलते हैं 17वें प्रश्न की ओर कि किस स्थल के बारे में माना जाता है कि यह मां शक्ति का सिरंग गिरा था? तो देखिए जो सिरंग गिरा था ना, तो टिहरी में ना, टिहरी में धनोल्टी के निकट जो है सुरकूट पर्वत है, सुरकूट पर्वत है। तो इस सुरकूट पर्वत में एक मंदिर है जिसका नाम है सुरकुंडा मंदिर और माना जाता है कि मां शक्ति का यहाँ पे शीश अंग गिरा था, इसलिए ये सुरकुंडा मंदिर कहलाया। और जो है इस तरह से हमारा उत्तर सी सही उत्तर है। देखिए इसकी व्याख्या, ये रही इसकी व्याख्या। और उसके बाद बात करते हैं आगे। तो पौड़ी जनपद का प्रसिद्ध खैरालिंग मुंडेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो देखिए जरा ध्यान से, तो पौड़ी में एक जगह जिसका नाम है कलजी खाल। तो कलजी खाल के निकट ना ये जो है खैरालिंग मुंडनेश्वर महादेव मंदिर है। और इसकी विशेषता ये है कि जो यहाँ का शिवलिंग है ना, वो खैर के पेड़ की जो लकड़ी होती है उसकी भांति, उसी के रंग की भांति, इसलिए इसका नाम खैरालिंग पड़ा। और ना ये जिस पर्वत पे स्थित है उस पर्वत का जो आकृति है वो एक मुंड की भांति यानी सिर की भांति है, इसलिए इसका नाम पड़ गया खैरालिंग मुंडनेश्वर महादेव मंदिर। तो ये जो है हमारा कलजी खाल का निकटवर्ती स्थल है,
इसलिए हमारा राइट आंसर ये है। तो ये इसकी छोटी सी व्याख्या है और आगे बात करते हैं आगे। तो देखिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस स्थान को पूर्व का वेनिस भी कहा जाता है? तो सही उत्तर है पूर्व के वेनिस के लिए हरिद्वार। तो हरिद्वार हमारी पवित्र धार्मिक नगरी है और पूरे विश्व के हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। माना जाता है कि यहीं पर अमृत की बूंदें भी गिरी थी, यहीं पे कुंभ का भी आयोजन किया जाता है। इसको कई कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि माया की नगरी है, माया का क्षेत्र है, गंगा द्वार है, तीर्थों का द्वार है। इसके अलावा जो है उत्तर का जो है केरल है, और इसके अलावा जो पूर्व का वेनिस है, और न जाने कितने नामों से हम इसको जानते हैं। तीर्थों की नगरी भी इसे कहा जाता है। तो ये इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा डी हरिद्वार। तो अब आगे बात करते हैं 20वें प्रश्न की ओर चलते हैं। गंगा द्वार, कपिल द्वार, स्वर्गद्वार सब लिखा हुआ है ये। चलिए आगे बात करते हैं इसके बारे में। तो निम्न में से किस गांव को मां गंगा का मायका भी कहा जाता है? तो ये है खरसाली गांव। तो देखिए क्या हुआ है ना, जो मां गंगा है, अगर इनके बारे में बात करते हैं तो जो खरसाली गांव है, तो इनकी विशेषता यह है कि जो उत्तरकाशी है ना, तो उत्तरकाशी में खरसाली गांव स्थित है। खरसाली का ये बार बार हिल रहा है। खरसाली गांव स्थित है और खरसाली गांव में ना सोमेश्वर देवता, सोमेश्वर मंदिर और समेश्वर मंदिर स्थित है, ठीक है ना। और ये जो ना भगवान सोमेश्वर को माँ जो क्या नाम है इनका, गंगा है, उनका भाई माना जाता है। तो जब शीतकाल में जब माँ गंगा के जो गंगोत्री हैं उनके जब कपाट बंद हो जाते हैं तो उनकी जो पूजा होती है वो खरसाली गांव में होती है। और जब ग्रीष्मकाल में कपाट खुलते हैं तो सोमेश्वर देवता अपनी बहन को छोड़ने के लिए उनके जो है घर तक जाते हैं। तो इसीलिए खरसाली गांव को माँ गंगा का मायका भी कहते हैं। तो इसलिए हमारा जो सही उत्तर है वह है सी, खरसाली गांव। और ये रहा इसकी व्याख्या। चलिए तो अगले प्रश्न में चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि किस जनपद में बैरोतो को कौथिग मनाया जाता है? ऑप्शन है देहरादून, नैनीताल, उधमसिंह नगर और चमोली। तो देखिए क्या है ना कि जब गोरखा शासन स्थापित हुआ था तो गोरखों ने उत्तराखंड के लोगों पर बहुत अत्याचार किए थे ना, तो इन अत्याचारों के स्मृति में ही इसको मनाया जाता है, या कहें कि गुस्से में मनाया जाता है। तो ये जो चमोली जनपद है ना, तो चमोली जनपद में एक गांव है जिसका नाम है गमशाली। तो गमशाली के लोग जो हैं क्या करते हैं कि गोरखा सेना का या सेनापति का एक पुतला बनाते हैं और उसको तीर भालों से मारते हैं, और इस प्रकार से अपनी नाराजगी, कुंठा, ईर्ष्या, गुस्सा या जो भी कहें वो व्यक्त करते हैं। तो ये कम लोगों ने सुना होता है इस कौथिग के बारे में। तो यह है बैरोतो कौथिग। चलिए इसकी व्याख्या ले लीजिए और अब बात करते हैं आगे। तो अगला प्रश्न है हमारा, और अगला प्रश्न आगे हमारा ये कि मंडार नृत्य मुख्यतः किस जाति के लोगों द्वारा मनाया जाता है? तो यह है हमारा औजी जाति के लोग। तो औजी जाति के लोग क्या करते हैं ना, जो जितने भी धार्मिक शुभ अवसर होते हैं या वैवाहिक शुभ अवसर होते हैं, तो ये इस जो है नृत्य को करते हैं, धार्मिक और वैवाहिक। तो इसलिए हमारा जो राइट आंसर है वो है बी और औजी जाति। फिर बात करते हैं आगे। तो ये इसकी व्याख्या। और फिर देखिए अगला प्रश्न, दूणा नृत्य गीत का मुख्य विषय क्या होता है? विवाह, स्वयंवर, प्रेम प्रसंग, त्योहार और धर्म संस्कृति। तो देखिए जो हमारा प्राचीन समाज था ना, वो ज्यादा सरल समाज था और उसमें महिलाओं को अपेक्षाकृत अधिक अधिकार भी प्राप्त थे। सबसे ज्यादा अधिकार तो हमें वैदिक काल में ही दिखाई देते हैं। तो जब प्राचीन जो हमारा समय था तो उसमें महिलाओं को अपनी इच्छा का वर चुनने का अधिकार था, जिसे हम स्वयंवर कहते थे। तो स्वयंवर रचाते थे। तो उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है नृत्य और गीत जो हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? दूणा नृत्य गीत कहलाते हैं। तो इसीलिए जो हमारा राइट आंसर है वह ए, विवाह स्वयंवर के नृत्य गीत। यह है इसकी व्याख्या। और यह है अगला प्रश्न, ब्रिटिश फौज द्वारा निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र उत्तराखंड में लाया गया था? तो इसका जो सही उत्तर है, पहले तो ऑप्शन देखते हैं, रणसिंगा, सारंगी, इकतारा और मशक बीन। तो मशक बीन लेके आए थे अंग्रेज, और इसको बैक पाइपर भी कहते हैं। चमड़े का थैला होता है एक, और उसमें कुछ पाइप्स लगे रहते हैं, और ये उत्तराखंड की संस्कृति में घुल मिल गया है। और जब हमारे यहाँ पे कई और भी जो नृत्य आदि होते हैं तो उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है, और ये हमारी संस्कृति का हिस्सा बन चुका है। तो अगला प्रश्न देखिए, पहले व्याख्या देखिए और उसके बाद, निम्न में से किस मंदिर के संबंध में माना जाता है कि यहाँ शिवरात्रि के दिन 360 घड़े जल चढ़ाने पर संतान की प्राप्ति होती है? तो यह है हमारा जो है बालखिलेश्वर मंदिर। तो जो बालखिलेश्वर मंदिर है, अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो ये मंदिर ना बालगंगा नदी के किनारे है,
बालगंगा या बालखिलेश्वर नदी के किनारे है। और ये जो है भगवान शिव को समर्पित है। और हमें पता है कि भगवान शिव को समर्पित जितने मंदिर होते हैं अधिकांश तो वो संतान प्राप्ति से जुड़े हुए होते हैं। तो क्या किया जाता है कि इस मंदिर में ना शिवरात्रि के दिन अगर महिलाएं 360 घड़े पानी चढ़ाती हैं तो उन्हें संतान की सुख की प्राप्ति होती है, ऐसा माना जाता है। इसलिए जो हमारा सही उत्तर है वह है बालखिलेश्वर मंदिर, और ये है उसकी व्याख्या। देख लीजिए उसको फटाफट। और चलिए, तो देखिए इस प्रकार से हमारे 25 प्रश्न पूरे हुए, और इन 25 प्रश्नों के माध्यम से हमने एक टेस्ट पेपर और पूरा कर लिया है। तो आशा करते हैं कि हम निरंतर रूप से इन प्रश्नों को हल करेंगे, याद भी रखेंगे, और आने वाली परीक्षाओं में एक अच्छा प्रदर्शन करेंगे। तो अपना दिन जो है अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हृदय से, और आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।